प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट बुक जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत था वो समाप्त हो चुका है। दूसरी बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रहा है। इसमें चैप्टर 4 मानव बस्तियां पढ़ाया जा रहा है। मानव बस्तियां में भी हमने कल जो है ग्रामीण बस्तियां अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। आज हम लोग पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां देखिए, ये बस्तियां बड़े आकार की होती हैं। किनके अपेक्षा? ग्रामीण बस्तियों की। इनके निवासी द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। अभी कल हमने बताया था कि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय के लोग संलग्न होते हैं, लेकिन नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं पढ़ाया जा चुका है। द्वितीयक क्रियाओं में उद्योग आता है, तृतीयक क्रियाओं में सेवाएं आता है। तो नगरीय बस्ती के लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। अब नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियों का प्रकार जो है दो तरह का होता है, जनसंख्या के आधार पर और कार्य के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर जो नगरीय बस्तियों का प्रकार है उसमें जो है 5 तरह का बनाया गया है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें से खूब बनते हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले को कहते हैं जनगणना नगर, दूसरे को कहते हैं कस्बा, और तीसरे को कहते हैं नगर, चौथे को कहते हैं महानगर और पांचवे को कहते हैं मेगा नगर। जैसा कि नाम से लग रहा है कि जनसंख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जनगणना नगर जो है इसके बारे में लिखा है कि वे सभी बस्तियां जिनमें कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसी बस्ती जहां कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हैं और उस 5000 व्यक्ति में 75% से अधिक पुरुष कार्यशील जनसंख्या होना चाहिए। पुरुष को कार्य करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। मतलब कृषि कार्यों में ऐसा ना हो कि पुरुष तो कार्य करने वाले हैं लेकिन कृषि नहीं करते हों, 75%। और जनसंख्या घनत्व भी बाध्यता है कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं या जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति भी होना चाहिए और 75% से अधिक कृषि छोड़कर कार्य करने वाले पुरुष होना चाहिए और कम से कम 5000 व्यक्ति उस जगह पर होंगे। तो हम इसे कहेंगे जनगणना नगर। खूब पूछा जाता है कि जनगणना नगर किसे कहते हैं। तो यहाँ 3 बातें आपको बताया गया कि 5000 व्यक्ति कम से कम होंगे, 75% से अधिक व्यक्ति खेती से अलावा कार्य करेंगे और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। अब आते हैं 5000 तक तो हो गया जनगणना नगर। अब 5000 से अधिक अगर जनसंख्या है और 1 लाख से कम, मतलब 1 लाख नहीं, 1 लाख से 1 भी कम हो गया तो उसे हम कहेंगे कस्बा। कस्बा 5000 से अधिक आबादी होगी और 1 लाख से कम होगी तो उसे कस्बा कहेंगे। आगे है कि 1 लाख हो, ध्यान दो, 1 लाख अगर है तो कस्बा में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा नगर में। 1 लाख हो या इससे अधिक जनसंख्या वाला नगर है, नगरीय केंद्र है, इसे हम नगर कहेंगे। 1 लाख या इससे अधिक। अब इससे अधिक की भी लिमिट है, कितना? 10 लाख से कम, क्योंकि अगर 10 लाख होगा तो महानगर हो जाएगा। तो 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम अगर जनसंख्या वाला नगरीय केंद्र है तो उसे हम नगर कहेंगे। अब 10 लाख से अधिक हो और 50 लाख के बीच में हो तो उसे महानगर कहेंगे। और 50 लाख से अगर अधिक आबादी है, जनसंख्या है, तो उसे मेगा नगर या मेगा सिटी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा
कि 5,000 से कम आबादी है या जनसंख्या है तो जनगणना नगर, 5,000 से 1 लाख के बीच में कस्बा, 1 लाख से 10 लाख के बीच में नगर, 10 लाख से 50 लाख के बीच में महानगर और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर मेगा नगर कहलाते हैं। ये तो जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है। अब कार्य के अनुसार, भाई कार्य के अनुसार भी कस्बों या नगरों का वर्गीकरण अलग है। अब देखिए कार्य के अनुसार देखते हैं। अब जैसे प्रशासनिक नगर, ये ऐसे नगर होते हैं जहां उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं। प्रशासनिक नगर ऐसे नगर होते हैं जहां पर उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस कार्यालय होते हैं, जैसे नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, गांधीनगर में, जयपुर, ये प्रशासनिक नगर हैं। हर जगह मेन ऑफिस जो होता है इन जगहों पर होता है, इसलिए प्रशासनिक नगर भी कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये देखने में तो बहुत ईजी लगेगा, लेकिन इम्तहान में एक नंबर के क्वेश्चन देखिए। अब तक जनसंख्या के आधार पर जो हमने बताया इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब यह ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रशासनिक नगर 2 बताओ, औद्योगिक नगर 2 बताओ, परिवहन नगर 2 बताओ, खनन नगर 2 बताओ। तो देखने में जितना ही ईजी है उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रशासनिक नगर अर्थ समझिए, अर्थात वैसे शहर वैसे नगर जहाँ पर ऑफिस होते हैं, का मुख्यालय होता है, जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर, जयपुर आदि। औद्योगिक नगर नाम से लग रहा है कि ऐसे नगर जहाँ बहुत सारे उद्योग होते हैं। बहुत सारे उद्योग कहाँ कहाँ होते हैं? अहमदाबाद में खूब उद्योग है, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, दुर्गापुर में है, राउरकेला में है। ये सब ऐसे नगर हैं जिनको हम कहते हैं औद्योगिक नगर। तीसरा है परिवहन नगर। परिवहन नगर का मतलब ये नहीं हुआ कि यातायात के साधन ही उपलब्ध हो। यातायात के साधन तो उपलब्ध होगा ही, लेकिन यहाँ से आयात निर्यात के कार्यों में ज़्यादा इन शहर का प्रयोग किया जाता है, नगर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंबई, कोलकाता, आगरा, मुगल सराय, कटनी, इन्हें परिवहन नगर भी कहा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब परिवहन नगर कोई है तो दूसरा नगर नहीं बन सकता। हो सकता है वो दूसरे नगर का भी मानक पूरा करता हो, ऐसा भी हो सकता है। चौथा है व्यापारिक नगर। ये नगर ऐसे होते हैं जो व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बंगलौर, ये व्यापारिक नगर कहे जाते हैं। खनन नगर, खनन का मतलब खुदाई से है, खुदाई वाला नगर जहाँ खुदाई चलती रहती है, खान जिसको कहते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, डिगबोई, ये खनन नगर कहलाते हैं। छावनी नगर या गैरिसन नगर, देखिए छावनी नगर कैंट सिटी या गैरिसन नगर इसी को कहा जाता है। यहाँ पर जो है सुरक्षा के दृष्टि से सेना को यहाँ पर मतलब छावनी नाम से ही लग रहा है, छावनी अर्थात यहाँ सेना को रखा जाता है, वहीं से ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर भेजा भी जाता है। जैसे छावनी नगर जिनको गैरिसन नगर भी कहते हैं, अम्बाला है, जालंधर है, मेरठ है। ये शैक्षिक नगर जहाँ शैक्षिक दृष्टि से फेमस है, जैसे इलाहाबाद, रुड़की, अलीगढ़ आदि, इन्हें शैक्षिक नगर कहते हैं। मेरठ भी है, दिल्ली भी है। यहाँ पर जो है कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसलिए शैक्षिक नगर कहा जाता है। धार्मिक नगर, कुछ ऐसे नगर हैं जो धार्मिक दृष्टि से फेमस हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, केदारनाथ, वृंदावन, इन्हें जो है हम धार्मिक नगर कहते हैं। पर्यटन नगर, जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा टूर करने के लिए आते हैं, जैसे श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, ये पर्यटन नगर कहलाते हैं। अब आते हैं भारत में नगरों का विकास। जो नगर इतिहासवेत्ता हैं, जो इतिहास के बारे में जो एक्सपर्ट हैं, वो भारत में 3 प्रकार के नगरों को विशेषता बताए। सबसे पहले जो है उन्हें कहते हैं प्राचीन नगर। प्राचीन का मतलब कि बहुत पुराने नगर, जैसे बनारस जिसको वाराणसी कहते हैं, काशी भी इसको कहते हैं, ये पुराना प्राचीन नगर बनारस था। इलाहाबाद जो बहुत, अब जो है इसका नाम प्रयागराज हो गया, तो इलाहाबाद भी बहुत प्राचीन नगर है। अयोध्या, पटना जिसको पाटलिपुत्र पहले कहते थे, मथुरा,
ये सब जो है प्राचीन नगर हैं। मध्यकालीन नगर, मध्यकालीन नगर में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा आदि, ये मध्यकालीन नगर है। छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, मध्यकालीन नगरों के नाम बताइए, प्राचीन 2 नगरों के नाम बताइए, आधुनिक नगरों के नाम बताइए। आधुनिक नगर में सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, जमशेदपुर, इनकी जो है ये नगर जल्दी ही डेवलप हुए हैं। तो ये अपने आप में छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं। अब आइए, नगरीय संकुल किसे कहते हैं? ये भी अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है कि नगरीय संकुल किसे कहते हैं, या कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है। देखिए, पहले तो संकुल का मतलब आप समझिए समूह से, समूह या भीड़ भाड़ वाले शब्द से समझिए। नगरीय संकुल क्या है? एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगरों की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, या कभी कभी 2 या 2 से अधिक नगर एक साथ जुड़कर एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं। ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कि एक नगर है और उसके चारों ओर जो भी श्रृंखला है, या उस नगर, देखो मान लो एक नगर है और उसमें भीड़ भाड़ बढ़ रही है, तो क्या होगा? नगर के लोग कोई उद्योग लगाना चाहेगा तो नगर के पास में बाहर स्थापित करेगा, कोई स्कूल खोलना चाहता है तो बाहर स्थापित करेगा, कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है, उद्योग खोलना चाहता है तो बाहर स्थापित करेगा नगर के। तो धीरे धीरे वो जो बाहर है वो भी भीतर हो जाएगा, मतलब उतनी भीड़ हो जाएगी, तो बड़ा हो जाएगा। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण यह है कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक नगर एक साथ जुड़ जाते हैं। पता चला कि 2 नगरों के बीच में जगह है, धीरे धीरे दोनों ओर से बस्ती बनती गई, मकान बनते गए, उद्योग खुलते गए, और वो दोनों शहर या नगर आपस में जुड़ गए, एक बड़ा नगर बन गया। तो इस प्रकार से नगरों का साइज बड़ा हो जाना नगरीय संकुल कहलाता है। जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आदि। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली के चारों जितने में गाजियाबाद, नोएडा, उधर रोहतक, गुड़गांव, ये सब आपस में मिल गए, ये नगरीय संकुल कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है कि नगरीय संकुल समझ में आ गया होगा। 2 कारण इसका हमने बताया। एक तो ये बताया कि जो नगरीय क्षेत्र के चारों नगर की श्रृंखला विकसित होती है, वो उनके वजह से नगरीय संकुल बनता है, और दूसरा ये बताया कि 2 या 2 से अधिक नगर एक साथ मिल करके बड़ा बन जाते हैं, इससे नगरीय संकुल का निर्माण होता है। अब प्रश्न पूछता है कभी कभी छोटे छोटे कि कोई नगर नगरीय संकुल कब बनता है। अभी हमने बताया, घुमा फिरा कर वही बात है। पहला चीज़ तो यह है कि देखो, कोई नगर नगरीय संकुल तब बनेगा जो 3 चीज़ दिया गया है, इनमें से किसी का एक मिलन हो जाएगा, मिला दिया जाएगा, तो नगरीय संकुल कहलाएगा। जैसे पहला, नगर एवं उससे संलग्न विस्तार। नगर जो है उसके पास जो संलग्न है, जो विस्तार बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज का, स्कूल का, उद्योगों का, उनका विस्तार अगर मिल जाता है नगर में, तो नगरीय संकुल बनता है। दूसरा है कि विस्तार से विस्तार हो या विस्तार न हो, जब 2 से अधिक नगर आपस में मिल जाते हैं तब भी नगरीय संकुल का निर्माण होता है। तीसरा बताया गया कि एक नगर या उससे सटे हुए जो 1 से अधिक नगर हैं, उन नगरों का क्रमिक विस्तार हो, जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी। तो इनका अगर ये मिल जाते हैं तब भी नगरीय संकुल बनता है। तो नगरीय संकुल बनने का भी कारण कभी कभी पूछ देता है, तो इसे भी ध्यान देंगे। 2-3 चीज़ें मिलने पर बन जाती हैं। अब प्रश्न पूछता है कभी कभी कि भारत में नगरीकरण के स्तर को किस प्रकार मापा जाता है। नगरीकरण के स्तर को, अरे नाम से ही लग रहा है कि नगरीकरण का जो स्तर है वो मतलब भारत में जितने भी आबादी है उसमें नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, उसे नगरीकरण के स्तर कहा जाता है। भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में, क्या बताया, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, उसे हम नगरीकरण के स्तर कहते हैं। एक प्रश्न कभी कभी और पूछा जाता है, अनुषंगी नगर किसे कहते हैं। अनुषंगी नगर जो कुछ पुराने नगर हैं या महानगर हैं, उनके चारों ओर जो नगरों का विकास हो जाता है, उन्हें ही अनुषंगी नगर कहा जाता है। भाई जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली के चारों ओर देखो, एक साइड में गाजियाबाद जो यूपी में है, दूसरे साइड में रोहतक, गुड़गांव जो हरियाणा में है, विकसित होकर के दिल्ली से लगभग मिल गए हैं।
तो ऐसे नगर को मतलब ऐसे अब दिल्ली को अनुषंगी नगर भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।